हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है हैम्पशायर और ससेक्स के बीच में। ये मैच का जो ग्राउंड है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ग्राउंड है। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट देखा होगा इस बीच, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट बोलने तो एक ही मैच हुआ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि कल नहीं परसों भी हुआ था। तो वो पूरा T20 सीरीज़ जिस ग्राउंड पे हुआ था, उसी ग्राउंड पे आज का मैच भी होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने भी वो मैचेस सही से फॉलो करे होंगे या फिर अगर आपने ड्रीम 11 पर खेले भी होंगे, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी आइडिया होगा इस ग्राउंड के बारे में। इससे भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ा प्लेयर आज के मैच में नहीं खेलेगा, उसके बदले में एक और बड़ा प्लेयर का इंक्लूजन हुआ है स्क्वाड में। सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है रोज़ बोल साउथहैम्पटन में, जो कि हैम्पशायर का होम ग्राउंड है। वेदर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी सीज़न के परफॉर्मर्स ये कुछ हैं, ये सब चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं, फिर से नहीं बात करेंगे। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें, ससेक्स 3-0 से आगे चल रही है और 1-2 मैच रहे हैं नो रिज़ल्ट। इस ग्राउंड में हालांकि हैम्पशायर का बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड रहा है। अगर सही बताऊं तो पिछले 2 सीज़नों में सिर्फ 4 मैचेस वो जीत पाए हैं टोटल में। और आप हैम्पशायर की टीम से ये उम्मीद ही रख सकते हैं। उनका टीम T20 की कैपेबिलिटी रखने वाली ज़्यादा कैपेबल होती नहीं है इनकी टीम। 2-3 प्लेयर्स होते हैं, इनके ऊपर बैटिंग डिपेंड करता है, अगर वो चले तो चले। और बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट वो कुछ प्लेयर्स के ऊपर रहते थे पिछले सीज़न तक, और वो तो इस सीज़न में अवेलेबल नहीं है। और बॉलिंग इनका ख़राब नहीं रहा है ओवरऑल, अगर मैं बताऊं तो मतलब 8 आउट ऑफ 10 मैचेस में इनका बॉलिंग जो है ठीक ठाक रहता है, लेकिन बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है और इसके वजह से उनको इस ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये हिस्ट्री है। ठीक है, बॉलिंग में काइल एबॉट और तबरेज़ सामसी जैसे फॉरेनर्स इनके लिए खेलते थे। काइल एबॉट तो कमाल का खेलते थे इस ग्राउंड पर, एनी लेवल ऑफ द क्रिकेट में, वो एनी फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट में यहाँ पर कमाल का खेलते थे हैम्पशायर के होकर, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए इनके लीडरशिप पे जो बॉलिंग होती थी हैम्पशायर की, वो काफ़ी अच्छी होती थी इस ग्राउंड पर। बैटिंग में जेम्स विंस कुछ मैचों में सैम नॉर्थईस्ट इन्होंने रन बनाए हुए थे, लेकिन बाकी क्वालिटीज़ की हमेशा ही कमी रहती थी। रायली रसू भी खेलते थे इनके टीम के होकर, लेकिन ऑब्वियसली ये अवेलेबल तो नहीं है। तो ये कुछ परफॉर्मर्स रहे थे पिछले सीज़न के। डायरेक्टली आ जाते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है। आखिरी मैच ये हुआ था, हैम्पशायर ने बनाया था 176, अच्छा स्कोर था आप कह सकते हैं, जहाँ पर आल्सॉप, फुलर और नीचे से फुलर और हॉलैंड रन बनाए थे। ऊपर बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ आल्सॉप का रन था, बॉलिंग में से ब्रिक्स के 3 विकेट थे। ससेक्स ने यहाँ पर आराम से चेस कर लिया था सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर, जिसको लीड किया था वीसी ने, और ऊपर से राइट और सॉल्ट, मतलब दोनों ओपनरों ने यहाँ पर कमाल का पारी खेला था। अगर पिछले सीज़न के मैचेस की बात करें तो फिर से आपको जो चीज़ दिख जाएगा, ससेक्स देखिए 188 फॉर 6। ठीक है, सॉल्ट और वीसी ने यहाँ पर रन बनाए। वुड के यहाँ पर 2 विकेट, साथ में क्रेन के विकेट हैं। हैम्पशायर ने बैटिंग ठीक ठाक करी थी, 174 आप ख़राब नहीं कह सकते। नीचे से रन बनाया था फिर से, मैकमैनस यहाँ पर थे, और बॉलिंग में से टॉपली, ब्रिग्स, वीजी के विकेट से। अगला मैच फिर से आप देखेंगे हैम्पशायर, ये हुआ था आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस राउंड पे फिरी थी। हैम्पशायर ने यहाँ पर बनाया था 158, जहाँ पर जेम्स विंस, सैम नॉर्थईस्ट के कुछ रन और आल्सॉप। बॉलिंग में फिर से ब्रिग्स का परफॉर्मेंस। ठीक है, और ससेक्स ने यहाँ पर बड़े ही आराम से चेस कर लिया था फिर से दोनों ओपनर के रन। यह है सेकंड लास्ट मैच जब साउथहैम्पटन पे ये दोनों टीमें फिरी थी। फिर से बैटिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर से आल्सॉप की परफॉर्मेंस, फिर से ब्रिक्स का परफॉर्मेंस। ससेक्स ने फिर से आराम से चेस कर लिया, और इस बार टॉप ऑर्डर से नहीं, नीचे से ब्राउन रन बनाए थे। तो ये है चीज़ें। ठीक है, एक चीज़ जो आपको आराम से समझ में आ रही होगी कि हैम्पशायर की बॉलिंग भी यहाँ पर नहीं चली है। ठीक है, आप देखिए ससेक्स के कितने विकेट गिर रहे हैं, 4 यहाँ पर, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 6, और यहाँ पर भी 4। ठीक है, तो बॉलिंग नहीं चली है, और जैसे मैंने आपको बताया हैम्पशायर मतलब उनके बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी, तो बॉलिंग नहीं चली है। और बाकी बैटिंग से तो आप कभी उम्मीद रख नहीं सकते हैं। 2 मैचों में, मतलब आखिरी 2 मैचों में हैम्पशायर की बैटिंग भी ठीक ठाक रही थी। ऑफकोर्स ससेक्स तो बुरा ही था, लेकिन ठीक ठाक था। 176 यहाँ पर बनाया था, जहाँ पर आल्सॉप ने लीड करा था, और यहाँ पर 174। लेकिन उससे पहले वाले मैचेस की अगर हम देखें तो 158 पर 7, और उसके बाद यहाँ पर 126 फॉर 9। आल्सॉप यहाँ पे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, 2 वर्ष तक उन्होंने बना दिए हैं। मैं आगे समराइज़ नहीं करवा रहा कोई भी नाम, क्योंकि 2-3 नाम ही हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हैम्पशायर की तरफ से आल्सॉप का नाम आपने कई बार देखा होगा। ल्यूक राइट ससेक्स की तरफ से, अगर मैं बैटिंग से बात करूँ तो
एक बॉलर है जिन्होंने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस करा हुआ है। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है और अगर आप सेफ़ रहना चाहते होते हैं, सेफ़ मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो मैं आगे आपको समझाऊंगा ही, सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पर मैं कभी भी सेफ़ नहीं कहूँगा आपको। वो है डैनी ब्रिग्स। यहाँ पर देखिए 3 for 17, ठीक है, 5 विकेट गिरे, उनमें से 3 विकेट इनके नाम। उसके बाद सेकंड मैच पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 विकेट निकाला था। आखिरी जो मैच यहाँ पर हुआ था साउथम्पटन में, यहाँ पर भी 3 विकेट उनके खाते में था। और आखिरी जो मैच है इस पूरे फिक्सचर में, वहाँ पर भी इनके खाते में 2 विकेट, मतलब टोटल 11 विकेट हैं इनके खाते में 4 मैचेस में, ठीक है। तो अनडाउटेडली बेस्ट ऑप्शन तो आपके लिए बनी गए हैं डैनी ब्रिग्स कैप्टनसी के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ऑफकोर्स इनसे ज़्यादा कोई पॉइंट कलेक्ट करके दे सकता है, लेकिन ये कॉन्सिस्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं। क्या मैं सिर्फ रिकॉर्ड देख के इनकी बातें कर रहा हूँ? जी नहीं, मैं आगे भी कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो कुछ चीज़ें आई होप आपने ऑलरेडी समझ लिए होंगे, कुछ कुछ नाम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो जो चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ रही है, ससेक्स की बैटिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी रही है। मैक्सिमम उनका गिरा है जो विकेट वो है 6 किसी मैच पर। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में ससेक्स का बैटिंग अच्छा रहा है, क्योंकि हैम्पशायर का बॉलिंग ऑफकोर्स अच्छा नहीं चला है। हैम्पशायर की बैटिंग आखिरी 2 मैचेस में 170 के ऊपर स्कोर हमने देखा है उनकी बैटिंग से, लेकिन ओवरऑल उनका उतना कुछ खास रहा नहीं है, इसीलिए सारे मैचेस वो हारे हैं। 2-3 नाम हमें मिले हैं, आल्सॉप हैम्पशायर की बैटिंग से, ल्यूक राइट ससेक्स की बैटिंग से, और डैनी ब्रिग्स ससेक्स की बॉलिंग से, ठीक है। तो ज़्यादा मैं डिक्टेट नहीं करवा रहा, हेड टू हेड में वही कुछ नाम है। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो जेम्स विंस ठीक ठाक है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन स्टार्ट हमेशा ही इनको लगभग मिलता रहता है। मतलब 7 out of 10 मैचेस में इन्होंने स्टार्ट हमेशा ही कर रहे हैं, 20-25 रन बनाए हैं। कुछ मैचों में 30 के ऊपर, या 2 मैचेस में, सिर्फ 2 ही मैचेस में पिछले 2 सीजन की अगर मैं बात करूँ तो अर्शद के खाते में है, जैसा कि है सैम नॉर्थ ईस्ट के बारे में। लेकिन कोई भी रिकॉर्ड अभी जिस फॉर्म पे वो चल रहे हैं, कोई भी रिकॉर्ड इनको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब फॉर्म पे चल रहे हैं। हाल ही में बॉब विलिस ट्रॉफी में भी वो खेले थे, 10 के ऊपर भी नहीं जा पाया था उनका कोई भी इनिंग्स का स्कोर। तो पता नहीं अब इनको क्यों टीम फिर भी खिला रही है। और ये सिर्फ आज से नहीं चल रहा है, पिछले सीज़न से रॉयल लंदन का पूरा हो गया, वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कर पाए थे। अभी बॉब विलिस ट्रॉफी में भी कुछ नहीं कर पाए। वाइटलिटी ब्लास्ट में जितना भी मैच खेला खास कुछ रहा नहीं है। एक मैच में शायद 30 के ऊपर स्कोर बनाया था बस वही, और ये टीम की कैप्टनसी भी कर रहे थे, लेकिन उस तरह से कुछ भी वो लीड करने लायक तो कर नहीं पाए हैं अभी तक। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें बॉलरों में से तो 2 नाम को तो मैं ऑब्वियसली मिस कर गया हूँ। एक तो है काइल अबॉट और दूसरे तबरेज शामसी, जो यहाँ पर कमाल करते हैं। स्पेशली काइल अबॉट बहुत ही ज़्यादा कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा है, और इसीलिए हैम्पशायर जितने मैचेस यहाँ पर जीत पाई है उन्हीं की वजह से मैं कहूँगा, या फिर आप कह सकते हैं उनके बॉलिंग की वजह से जीत पाई है। काइल अबॉट ने मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में 2 या उससे ज़्यादा विकेट निकाले हुए हैं यहाँ पर। बाकी जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें से मेसन ट्रेन 3 मैच 6 विकेट, जैसा कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं उनसे, जिस कैलिबर के वो बॉलर हैं। और ये पिच के बारे में जब मैं आपको आगे समझाऊंगा तब ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। और वुड का यहाँ पर काफ़ी सही रिकॉर्ड है, हर मैच पे उनके खाते में विकेट रहा है। एक मैच मुझे शायद लगा है, जितना मुझे याद आ रहा है, एक मैच में उनके खाते में विकेट नहीं था, बाकी हर मैच में एक ना एक विकेट तो उन्होंने लिया हुआ है, और उससे ज़्यादा भी ऑफकोर्स कुछ मैच में लिए हुए हैं। तो कॉन्सिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं, 15 के ओवर थोड़ा ज़्यादा एवरेज है, और 11 मैच में 20 विकेट, तो अच्छा ही कह सकते हैं आप। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है। आखिरी कुछ वाइटलिटी ब्लास्ट के मैचेस हम देख लेते हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगा रिसेंट मैच, मतलब 2 दिन पहले ही जो मैच हुआ है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का T20, वहाँ पर भी हम कंसिडरेशन रखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हुआ है वहाँ पर भी। तो आखिरी मैच जो हुआ था, हैम्पशायर को हरा दिया था केंट ने। हैम्पशायर की तरफ से विंस के रन थे, पेसर का 4, स्पिनर का 1। केंट 146 रन चेज़ करने के लिए बहुत ही दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा था। पेसर के 5, स्पिनर्स में से लेग स्पिनर की 1 विकेट था और स्पिनर का 3 विकेट। उसके बाद अगला मैच देखते हैं, फिर से बैटिंग फर्स्ट में देखिए 128, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बॉलिंग कमाल का रहता था हैम्पशायर का, तो ये एक एग्जांपल है जहां पर ग्लैम मॉर्गन को 87 पर निपटा दिया था। पेसर के 4, स्पिनर के 3, और लेग स्पिनर के यहाँ पर 3 विकेट, जिसके ऊपर डिपेंड करके स्पिनर ने यहाँ पर दूसरे इनिंग्स में लीड किया। अच्छा, हैम्पशायर की तरफ से जितने भी लेग स्पिनर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे ही मेसन ट्रेन हैं, ये तो आप समझ ही सकते हैं। कुछ मैचों में हो सकता है तबरेज शामसी भी आए, लेकिन रिसेंट मैचेस में जितने भी लेग स्पिनर आपको दिख रहे हैं हैम्पशायर की तरफ से, वो मेसन ट्रेन का ही नाम है। फिर से एक मैच देखिए, यहाँ पर सॉमरसेट ने बनाते हैं 202 रन, ठीक है, और यहाँ पर 12 ओवर का मैच हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी 69 पर 6, यहाँ पर पेसर के 2, स्पिनर के 1, 202 रन में से बाबर आजम ने यहाँ पर बना था शतक। अब मैं इस नाम को क्यों थोड़ा मार्क करवा रहा हूँ वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, सुनते जाइए सिर्फ। उसके बाद अगला मैच देखिए, फिर से बैटिंग फर्स्ट 139। हैम्पशायर बैटिंग तो ख़राब ही है, वो चेस नहीं कर पाई, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में फिर से रन्स कम, पेसर के साथ लेग स्पिनर, यहाँ पर पेसर स्पिनर बराबरी। अगला मैच
153। फिर से बैटिंग फर्स्ट में दिक्कतें, फिर से पेसर, साथ में लेग स्पिनर्स, ठीक है। हैम्पशायर ने चेस कर लिया था विंस के अर्धशतक के ऊपर डिपेंड करके, और पिछले 2 सीजन में यही इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है जहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करा था। और ये है मतलब हाई रेटेड बेस्ट के मैचेस। मैं इंटरनेशनल मैचेस दिखाता हूँ आगे। तो एक नाम मैंने आपको बताया अभी, वो है बाबर आजम। क्यों मैंने बताया है, और जहाँ पे बाबर आजम ने शतक लगाया वहाँ पर 200 रन भी बने हैं। मतलब इस पिच पे रन बन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि पिच पे रन नहीं बन सकता, पिच पे रन बन सकते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए आपको, क्या करना आना चाहिए आपको, वो है अगर आप स्पिन के आगे इसमें अच्छा खेल पाते हैं, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े इनिंग्स इंडिविजुअली, जितने बड़े बड़े इनिंग्स आए हैं कॉन्सिस्टेंटली, मैं कहता हूँ, मतलब एक आध मैच में नहीं, 10 में से एक मैच में चल गए ऐसा नहीं, मतलब समझ लीजिए 10 में से 6 बार जब वो खेलते हैं तो उन्होंने बड़ा इनिंग्स खेला है। ऐसे बैट्समैन जो यहाँ पर चलते हैं उनका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो है गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, ठीक है। अगर आप स्पिन को अच्छा खेल पाते हैं तो यहाँ पर आप काफ़ी मतलब फ्लुएंटली खेल सकते हैं और काफ़ी बड़ा इनिंग्स भी खेल सकते हैं। और समरसेट के एक मैच पे आपने वो देख भी लिया है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग फर्स्ट में रन्स काफ़ी कम बन रहे हैं, बैटिंग सेकंड में भी रन्स कम ही बन रहे हैं, वो बॉलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन रन्स का यहाँ पर मामला थोड़ा सा हल्का चल रहा है, ठीक है। 160 शायद ही आपने देखा होगा इस पूरे जो मैंने जितने मैचेस आपको दिखाए, ठीक है, बहुत ही कम 160 बना है। 150 के ऊपर भी बहुत कम मैच में बना है, यहाँ तक कि 139 भी हमने चेस होते हुए नहीं देखा है। मतलब रन्स का मामला यहाँ पर कम है। पेसर का तो ओवरऑल डोमिनेशन रहता ही है, साथ में लेग स्पिनर्स यहाँ से कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। और इसीलिए मैंने आपको ऊपर बोला कि मेसन क्रेन यहाँ पर बहुत ही सही काम पे आते हैं। सिर्फ लेग स्पिनर का नहीं, लेग स्पिनर का तो है ही, साथ में स्पिनर्स अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर हैं तो वो भी यहाँ पर काम पे आते हैं। और इसीलिए डैनी ब्रिग्स का नाम भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करना चाहिए। तो ये दोनों स्पिनर ऑटोमेटिक चॉइस हैं आपके टीम में, और हो सकता है कि आप इनके साथ कैप्टन वाइस कैप्टनसी का भी ट्राई कर सको, क्योंकि रन्स यहाँ पे बन रहे हैं कम, ठीक है। हो सकता है आप किसी बैट्समैन के ऊपर भरोसा करके कैप्टन बनाएं उसको, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा पॉइंट ये कलेक्ट करके देके जाएं, ठीक है। मतलब कैप्टन वाइस कैप्टनसी बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, मैं तो जोर नहीं कर रहा, लेकिन ऑटोमेटिक चॉइस तो है जो मैं आपको जोर करूंगा ज़रूर कि इनको ज़रूर अपने टीम में पिक करना है। इसके सिवा भी एक और बॉलर है जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो ये हुए हैं वाइट बेस्ट के मैचेस, ठीक है। अगर मैं इंटरनेशनल मैचेस की बात करूँ, मैं आखिरी 2 मैचेस आपको दिखाऊंगा। पहला मैच नहीं दिखाऊंगा, रिसेंट 2 मैचेस ही दिखाऊंगा, क्योंकि पहला मैच भी लगभग सेम ही चीज़ें था। तो आखिरी 2 मैचेस जो हुए हैं, तो देखिए फिर से वही चीज़ 157, और इंग्लैंड ने यहाँ पर चेस कर लिया था। पेसरों में से जॉर्डन के 2 विकेट से जो कि आज के मैच में खेलेंगे ससेक्स के होकर उनका कमबैक हुआ है। पेसर के ओवरऑल 4 विकेट, स्पिनर का 1, और यहाँ पर दूसरे इनिंग में स्पिनर के 3, पेसर का 1, ठीक है। तो यहाँ पर चेस कर लिया था इंग्लैंड ने। और दूसरा मैच जो कि आखिरी मैच था, यहाँ पर भी आप देखेंगे 145 फॉर 6 रन्स बन ही नहीं रहे हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पर हुआ था, हालांकि ये इंटरनेशनल मैचेस हैं, थोड़ा इधर उधर हो भी सकता है, कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन या फिर जो भी बैट्समैन नए बॉल को अच्छा खेल पाते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी आराम से रन्स बन रहे हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ जो नोटिस करा है कि कोई भी टीम उस तरह से पावर प्ले में स्पिनर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। मैं इन दोनों टीमों की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो हाल ही में सीरीज़ हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हो सकता है कि 6 में से 1 ओवर पावर प्ले में स्पिनर को दिया जाए, तो पेसरों को ही दिया जा रहा था ओवर, और पेसरों को बहुत आराम से खेल रहे थे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, ठीक है। लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा कि आज के मैच में ये दोनों टीमें जो खेलने जा रही है, ससेक्स और हैम्पशायर, ये किस तरह से खेलते हैं। क्योंकि अगर शुरुआत से ही स्पिनर्स को डाला जाता है तो क्या होता है, क्योंकि जब स्पिनर्स मैच में आते हैं तब तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में टॉप ऑर्डर के बाद ज़्यादा रन भी नहीं बने हैं, क्योंकि स्पिनर्स बाद में आए हैं, तो मिडिल ऑर्डर से रन बने भी नहीं हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ जैसा कि पिछले सीज़न का वाइट ब्लास्ट कह रहा है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो फिर भी अच्छे कैलिबर वाले बड़े बड़े प्लेयर्स थे जो कि स्पिन को भी शायद अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी रन्स बनने का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप फिर भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग अच्छी रही थी, मतलब 19 ओवर भी नहीं गया था, लेकिन 160 के आसपास स्कोर उन्होंने बना दिया था। लेकिन यहाँ पर भी आप नोटिस करिए 145 146 चेस करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनको भी, ठीक है। तो ये है मेरा कंक्लूजन ग्राउंड के बारे में। रन्स आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को आप रख सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि पेसर्स ही ओपनिंग बॉलिंग पे आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं कौन आएगा, तो इसीलिए टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को रख लीजिए, उनका सिलेक्शन परसेंटेज भी हाई ही होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करना, स्पेशली मैं कहूँगा हैम्पशायर की तरफ से कोशिश करना थोड़ा नीचे तक बैटिंग को ले जाने का, ठीक है। मैं कुछ ऑप्शंस आपके लिए सामने रख दूंगा, स्मॉल लीग में रखना ना रखना आपके ऊपर है, लेकिन बड़ी लीग में डेफिनेटली ट्राई करना उन बैट्समैनों के ऊपर दाव खेलने का, ठीक है।
तो देखते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की। कैलम मैकलॉयड आए हैं वापस फिल सॉल्ट के जगह पर। फिल सॉल्ट आज के मैच में नहीं खेलेंगे, इंग्लैंड के नेशनल टीम के साथ वो जुड़ चुके हैं। वनडे सीरीज़ जो होगा वहाँ पर वो खेलेंगे इंग्लैंड के होकर। उसके साथ ल्यूक राइट, बेन ब्राउन आज के मैच में खेलेंगे। ये मुझे लगभग सर्टेन लग रहा है, किसकी जगह पर खेलेंगे ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि कीपिंग कर रहे थे फिल सॉल्ट। अब फिल सॉल्ट नहीं है तो कीपर तो चाहिए, तो बेन ब्राउन आ सकते हैं। हैरी फिंच मुझे लगता है आज के मैच में सेक्रीफाइस्ड हो सकते हैं। डेलरे रॉलिंस, उसके बाद डेविड वीजी, रवि बोपाडा, बियर्ड, ब्रिग्स, गार्टन, मिल्स और ओली रॉबिन्सन। अभी बेन ब्राउन का जगह कहाँ कहाँ पे बन सकता है, देखिए वीजी और बोपाडा से अगर आप 4 ओवर मैनेज करवा लेते हैं किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर आपके पास एक पेसर को सेक्रीफाइस करने का ऑप्शन बनता है। गार्टन, मिल्स, रॉबिन्सन 3 स्पेशलिस्ट पेसर हैं, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से एक को सेक्रीफाइस किया जाता है और 2 का ओवर कंप्लीट करवा जाता है और बाकी वीसी और बोपाडा भी बॉलिंग करवा सकते हैं थोड़ा बहुत मीडियम पेस, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि उनके जगह पर बेन ब्राउन आए, नहीं तो हैरी फिंच के जगह पर भी आ सकते हैं। स्पिनरों में से बात करें, डैनी ब्रिग्स अंधाधुन आपके टीम में होने चाहिए और कैप्टनसी का भी मतलब दावेदारी ऑफकोर्स रखते हैं। विल बियर, इनको लोग बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड पे स्पिनर्स, स्पेशली लेग स्पिनर्स कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, आपके लिए बहुत बड़े पंड बन सकते हैं। लेकिन देखिए दिक्कत हो सकता है, अगर विल बियर मिनिमम 2 विकेट नहीं निकालते हैं, 1 विकेट लेकर चले जाते हैं, तो हो सकता है आपका ज़्यादा फ़ायदा हो ना। तो ये एक रिस्की हो सकता है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंट ये मैचेस जो हुए हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में, आपने अगर मैचेस देखे होंगे तो आपने ये भी नोटिस करा होगा कि पेसर्स ने यहाँ पर विकेट निकाला है, लेकिन जब भी बात बंचेस में विकेट निकालने की आती है तो स्पिनर्स का नाम पहले आ रहा है, ठीक है। और लेग स्पिनर्स आखिरी मैच पर भी आपने देखा होगा, एडम जाम्पा, आदिल रशीद ने कमाल का काम करा था। ऑफकोर्स विल बियर उस कैलिबर के नहीं है, लेकिन लेग स्पिनर तो हैं, और जब फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों लेग स्पिनर को हम छोड़ें, इतना रिस्क क्यों लेना, मतलब रिस्क नहीं, मतलब लॉजिकली तो रिस्की हुआ, तो क्यों करना, ठीक है। तो ये है बॉलिंग में से मेरे सबसे बड़े पंट। बाकी कैलम मैकलॉयड को अभी भी लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब इनको लोग खेलते हुए देखेंगे ले लेंगे। इनके बारे में खास कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं, सही बताऊं तो। डर्बी के होकर पहले खेलते थे, खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं था। स्कॉटिश इंटरनेशनल है, जितना आप जानते हैं मुझे भी उतना ही पता है, खास कुछ इनका रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। आप चाहे तो ले सकते हैं, हो सकता है सारी जनता ले भी, लेकिन इनको लेने के चक्कर में मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि किसी बॉलिंग ऑलराउंडर को आज के मैच में सेक्रीफाइस मत कर लेना। हैम्पशायर की तरफ से बात करें तो जेम्स विंस इनके कैप्टन जो है आज के मैच में कम बैक करेंगे और ओपनिंग पे भी डायरेक्टली आ जाएंगे टॉम आल्सॉप के साथ। उसके बाद वेदरली, नॉर्थ ईस्ट, अभी कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, देखिए मैकमैनस को टीम खिला रही है। मैकमैनस सिर्फ कीपिंग के काम पे आ रहे हैं, ना ही उनको उनके मतलब जहाँ पे उनको बैटिंग के लिए रखा जा रहा है स्क्वाड में, वहाँ पर ना ही उनको बैटिंग में भेजा जा रहा है, ना ही उनको प्रॉपर्ली बैटिंग मिल रही है। तो सिर्फ कीपिंग करवाने के लिए एक एक्स्ट्रा प्लेयर खिलवा रही है टीम, जो कि मुझे तो नहीं लगता सही है। बेंच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाले प्लेयर ये है नहीं, वो है फेलिक्स ऑर्गन। बॉब विलिस ट्रॉफी से इनके बारे में हम जानते हैं, बैटिंग से मुझे इनसे घंटा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन बॉलिंग ये अच्छी खासी करवा सकते हैं। और बॉब विलिस ट्रॉफी में भी विद द बॉल इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है, ठीक है। तो अगर इनको टीम कहीं पे मैनेज करवाना चाहती है तो मैकमैनस के जगह पर वो हो सकता है। बाकी अगर नहीं खेलते हैं तो ऑलरेडी तो आपके पास यही प्लेइंग 11 जो मैंने लिखा हुआ है यही हो सकता है। तो तब जाके मेसन क्रेन के अलावा और मुझे कोई भी स्पिनर का ऑप्शन नहीं नज़र आता है इस टीम में। जेम्स विंस थोड़ी बहुत मीडियम फास्ट की बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं। रायन स्टीवनसन का भी एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है अगर टीम चाहे तो, क्योंकि स्कॉट क्यूरी, वुड, रायन स्टीवनसन, फुलेर, हॉलैंड, बहुत सारे मीडियम पेस के बॉलर हो जाएंगे, तो इनमें से भी कोई ड्रॉप हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर बॉलरों में से कोई मतलब बाहर निकलते हैं तो वो स्टीवनसन होंगे या फिर लुइस मैकमैनस के ऊपर। अगर लुइस मैकमैनस खेलते हैं और अगर आपको हैम्पशायर की तरफ से नीचे कोई बैट्समैन को ढूंढना है तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में। बड़ी लीग की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी लीग में दिक्कतें हो जाएंगी अगर आप उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी लीग में आप बिल्कुल इनके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। उसके सिवाय जेम्स फुलर और हॉलैंड में से दोनों को ही अगर ले पाते हैं तो भी अच्छी बात है। कम से कम एक तो मस्ट हैव है ही, सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तो फुलर सही ऑप्शन है। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर कमाल का हिटिंग उन्होंने करा था, तो एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं उनसे भी। और बॉलिंग से भी 1 विकेट निकाला हुआ था, बॉलिंग से मैं खास कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं स्लॉग में। बाकी बैट्समैनों में से जेम्स विंस को तो आपको लेना ही है, आल्सो आप कीपर सेक्शन में डिफ़ॉल्ट चॉइस बन जाएंगे आज के मैच में, जब लोग सॉल्ट को पता चलेगा लोगों को कि सॉल्ट नहीं खेलेंगे। वेदरली नॉर्थ ईस्ट में से एनी डे एनी टाइम वेदरली, अब जिस फॉर्म पे वो चल रहे हैं उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट को रखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन थोड़ा अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो नीचे से मैकमैनस को ट्राई कर सकते हो आल्सॉप के साथ, या फिर आल्सॉप की जगह बड़ी लीग में
आल्सो आपको ड्रॉप करने का कोई लॉजिक नहीं है, रिकॉर्ड सारे इनके सपोर्ट में है, लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आपको दिख रहा है कि कई सी अर्ली स्ट्राइक आएंगे तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो मैकमैनस को भी। और अगर फेलिक्स ऑर्गन खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ही सही ऑप्शन हो सकते हैं। स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर आप इनको ट्राई कर सकते हो, बैटिंग से उससे उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, ससेक्स के होकर राइट और वीजी सेफेस्ट पिक में होंगे। उसके बाद रिस्की में बोपाडा और ब्रिक्स, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो मिल्स, और यहाँ पर मैकलॉयड को आप ट्राई कर सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें इनसे भी नहीं है, रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी जनता इनको बना भी सकती है कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन के तौर पर। हैम्पशायर की तरफ से बात करी जाए, आल्सॉप और वेदरली अभी सेफेस्ट पिक में होंगे। विंस ऑफ कोर्स एक चॉइस तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे इस ग्राउंड में किसी भी बैट्समैन से नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। बाकी टीम में तो ज़रूर पिक करना है इनको। और उसके बाद फुलर, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो क्रेन और वुड एक आउट ऑफ द बॉक्स पेसर का अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप वुड के साथ जा सकते हो, उनका काफ़ी सही रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पर। और ऑर्गन अगर खेलते हैं तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक टीम फॉर्म करा है, बिल्कुल सेफ़ रह के, जितना सेफ़ हो सके उतना सेफ़ जाके मैंने ये टीम जो है फॉर्म करा है। आप देखेंगे आल्सॉप हैं, विंस हैं, मैकलॉयड हैं, राइट हैं, वेदरली हैं। उसके बाद दोनों सेफेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। बॉलरों में से मैंने थोड़ा इधर उधर करा है। अभी आप कहाँ पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले तो जिस प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकता हूँ वो है मैकलॉयड, क्योंकि मेरे पास इनके बारे में पॉजिटिव बताने लायक कुछ है नहीं। और जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन यहाँ पर जितना फ्लुएंटली खेल पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पहले पेसर्स को बॉलिंग दी जा रही है या जो भी रीज़न हो, उतना फ्लुएंट मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं कर पा रहे हैं। वीजी और फुलर को रखने का रीज़न यही है कि सेफेस्ट पिक में है और बॉलिंग भी करवा सकते हैं आज के मैच में कुछ हद तक, इसीलिए। बाकी मैकलॉयड से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। तो अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो और मैकलॉयड पे रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास डेलरे रॉलिंस का एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी तक पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, लेकिन बॉब विलिस ट्रॉफी में अच्छी बल्लेबाजी करी है उन्होंने, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में ना। इनको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हिटिंग ये काफ़ी अच्छी कर लेते हैं स्लॉग में। तो अगर मतलब समझ लीजिए चेस कर रही है टीम और वहाँ पे 20 गेंदों में 30 रन या फिर ऐसा कुछ बनाने को आए, तो वहाँ पर डेलरे रॉलिंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके सिवाय रवि बोपारा का ऑप्शन भी है, लोग इनको पूरी तरीके से भूल रहे हैं। नोटिस करना कि आज के मैच में ससेस कितना पेसर खिला रही है। अगर फिर से ही वो किसी भी 3 मेन पेसर्स को खिला रहे हैं तो हो सकता है बोपारा को बॉलिंग ना करनी पड़े, लेकिन अगर एक पेसर कम खिलाए टीम तो इतना याद रखना कि बोपारा थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा सकते हैं आज के मैच में, तो तब जाके उनका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हो। हैम्पशायर की तरफ से बात करें तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है आपको कि मैकमैनस सही ऑप्शन है। बॉब विलिस ट्रॉफी में भी अच्छा करके आ रहे हैं और प्रॉपर्ली मौका नहीं मिल रहा है इनको, नहीं तो ये ख़राब प्लेयर नहीं है, ठीक है। 20-25 रन भी अगर आपके लिए बना देते हैं तो लो स्कोरिंग एनकाउंटर में आपके लिए काफ़ी काम पे आ जाएंगे। फेलिक्स ऑर्गन अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो। ये जो टीम है यहाँ पर आप एक तो मैंने मैकलॉयड पे बता दिया आप कर सकते हो, क्रिस वुड पे भी एक चांस आप ले सकते हो। हालांकि ग्राउंड पे रिकॉर्ड उनके अच्छे हैं, लेकिन अगर एक ही विकेट लेते हैं तो आपका कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर से स्मॉल लीग में आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बड़ी लीग में आप चाहो तो वेदरली के ऊपर भी एक रिस्क ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आल्सॉप के ऊपर रिस्क ले लो, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन छोटी लीग में मैं कह रहा हूँ कि ये 9 प्लेयर का मतलब क्रिस वुड को छोड़कर बाकी के जो 9 प्लेयर्स हैं इनके ऊपर आप इनको रख के स्टेबल बाकी दोनों प्लेयर्स के ऊपर आप ऑल्टरनेशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिसीजन वगैरह लोगे। मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ बता दिया है। मेरे लिए सेफेस्ट कैप्टन चॉइस कौन बन सकते हैं, मतलब कुछ नहीं तो मुझे सर्टेन पॉइंट तो देखे ही जाएंगे, ऐसे चॉइसेस मैंने बता दिया है। डिसीजन आपका है, पैसा आपका है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाना अगर आपको इस मैच की फाइनल कोई अपडेट वगैरह चाहिए तो टॉस के बाद। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।